नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजीत पार्टी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, शरद भी मीटिंग करेंगे। प्रफुल्ल बोले 2022 में विधायक भाजपा से गठबंधन चाहते थे, शरद पवार ने रोक दिया। अमेरिका में खालिस्तान ने भारतीय दूतावास में आग लगाई, बोले आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का बदला लिया, 5 महीने में यह दूसरा हमला। यूपी एमपी समेत 20 राज्य में अगले 4 दिन भारी बारिश। नेपाल के पानी से बिहार में बाढ़ का खतरा, बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई। पीएम ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, मोदी वर्चुअली जुड़े, कहा यहां अलग अलग क्षेत्र से जुड़े पूरी दुनिया का विद्वान इकट्ठा होते हैं। सरकार से संगठन में भेजे जाएंगे कई मंत्री, पीएम ने मंत्रिमंडल बैठक में संकेत दिए। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। केंद्र के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप सरकार ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी, कहा इस पर रोक लगानी चाहिए। वेस्ट बंगाल में होगा महाराष्ट्र जैसा खेला, इस वजह से बढ़ेगी ममता बनर्जी की मुश्किलें, बीजेपी नेता ने किया दावा। चंद घंटों में 3 बार बदला गया मेट्रो स्टेशन का नाम, यात्री भी हो गए कंफ्यूज। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी का टीम बना लिया है। अजीत पवार ने सांसद सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष और अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाया है। आज वो दोपहर 12 बजे नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। शरद पवार ने भी आज दोपहर 1 बजे पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले उन्होंने सोमवार रात वकीलों के साथ मीटिंग की। एनसीपी बागियों का मुद्दा कोर्ट में ले जा सकते हैं। अजीत और 8 विधायकों को शपथ ग्रहण के अगले दिन एनसीपी चीफ शरद पवार ने सभी बागियों को पार्टी से निकाल दिया। सांसद प्रफुल्ल पटेल और समारोह में गए शिवाजी राव, विजय देशमुख और नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। उधर पार्टी से निकाले गए प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि 53 में से 51 विधायकों ने शरद पवार से कहा था कि एमवीए सरकार गिरने के बाद भाजपा के साथ हाथ मिलाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए। जयंत पाटिल भी इनमें से एक है। एनसीपी संकट पर शरद पवार गुट के क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा, अजीत पवार गुट कानूनी दावे पेच चल रहे हैं, हमें अपना काम करना होगा। एनसीपी का मतलब अब भी शरद पवार ही है। घड़ी का चुनाव चिन्ह भी उनके पास है और वे अभी भी पार्टी के एक्टिव प्रेसिडेंट हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस भी एक हाई लेवल मीटिंग करेंगी। इसमें महाराष्ट्र के नेता विपक्ष को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एनसीपी के 53 विधायक थे। अगर 37 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून से बच सकते हैं। अगर 37 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून का बच सकता है। अगर 35 से कम है तो निलंबन तय है। जो शिवसेना के समय हुआ था वही होगा, लेकिन तस्वीर कल तक साफ होगी। सतारा में सोमवार को ही रैली में शरद पवार ने कहा, भाजपा देश भर में चुनी हुई रैली सरकारों को गिरा रही है। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। शरद पवार बोले, बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में सभी नेता एफिडेविट के साथ आएंगे। अजीत पवार खेमे से कई लोग होंगे जिनका कहना है कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वे अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के स्वागत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेरकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनकी पक्ष को भी सुने। शरद पवार ने भी सोमवार को अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की।
उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत ने कहा था कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा। उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना भाजपा से हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एनसीपी के तौर पर ही यह कदम उठाया है। हमने सभी सीनियर नेताओं को भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की महत्व दिया जाता है। हमारी पार्टी 24 साल पुरानी है और युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। पवार के लिए सदमा है, हालांकि उन्होंने यह झलकने नहीं दिया। यही कहा कि फिर जनता के बीच आएंगे, यानी वे हारे नहीं हैं। एनसीपी व चुनाव चिन्ह पर अजीत के दावे में कितना दम? अजीत खेमे का दावा है कि एनसीपी में मौजूद 53 में से 40 विधायकों का समर्थन है। शिंदे मामले में चुनाव आयोग ने संख्या देखते हुए शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया था। इस कानून की 2 शर्तें हैं। जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, 2/3 विधायक सहमत हों। दोनों स्थितियां अजीत के पक्ष में है। अजीत पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान से बचने के लिए अजीत के पास 36 से अधिक विधायक होने चाहिए। शिंदे गुट की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। 288 सदस्य विधानसभा में बहुमत 145 पर है। शिंदे फडणवीस सरकार के पास 160 का आंकड़ा था। अब 35 एनसीपी विधायक हैं। भाजपा शिवसेना के 10-10 मंत्री हैं। 23 पदों में 9 एनसीपी के हो गए हैं। भाजपा ने सिंधे को 5 मंत्री हटाने का सुझाव दिया था। उन्होंने भाजपा के निर्देशों पर अमल रखना होगा। एनसीपी को साथ कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र को सबसे आसान राज्य की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। जानकारों का मानना है कि पार्टी बिहार में भी ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 ला सकती है। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सरकार केवल 80 घंटे चली थी। इसके बाद 2019 में ही अजीत ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यह सरकार जून 2022 में गिर गई, जिसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर अजीत पवार का हुआ। उन्होंने 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावासों में आग लगाने की कोशिश की। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने 23 जून को कहा था कि 8 जुलाई से भारतीय दूतावासों को घेरेंगे। इसके ऐलान के अगले दिन ही यानी 1 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना शनिवार की है, लेकिन अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। फिलहाल मामले की जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने शुरू कर दी है। इस घटना में दूतावास को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। 5 महीने में यह दूसरी घटना है। इससे पहले अमृतपाल को रिहा करने की मांग को लेकर खालिस्तान समर्थकों ने मार्च में इसी दूतावास को घेरा था। खालिस्तान समर्थकों ने भी इस घटना का एक वीडियो जारी किया। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को को भारतीय दूतावास को इसमें निशाना बनाया गया। वीडियो में से बीते महीने कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला बताया गया है। वीडियो में खालिस्तान समर्थक ने कहा कि हिंसा से ही हिंसा उत्पन्न होती है। आतंकी निज्जर को बीते महीने कनाडा के सरी में गुरु नानक द्वार के बाहर पार्किंग में 2 अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी थी। बीते दिनों आतंकी पन्नू ने एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि 8 जुलाई को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपियन देश में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, पन्नू ने इन रैलियों को किल भारत नाम दिया है, जिसमें 21 सिखों का जत्थर भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेगा और तिरंगे का अपमान करने की भी बात कही है। पन्नू की धमकी और इस घटना के बाद भारतीय जांच एजेंसी अलर्ट हो गई है। वहीं निज्जर की हत्या के बाद से आतंकी पन्नू भी अंडरग्राउंड चल रहा है। जांच एजेंसी उसकी लोकेशन को ढूंढने में लगी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय
दूतावास पर मार्च में ही हमला हुआ था। पंजाब में खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर खालिस्तान 19 मार्च को भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हुए थे। उन्होंने पहले तोड़फोड़ की और बाद में यहां लगा तिरंगा उतार दिया था। यही नहीं, दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तान तिरंगा भी फहराया गया था। कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तान आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक बौखला गए हैं। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के टोरंटो में जगह जगह किल इंडिया नाम से पोस्टर चस्पा करना शुरू कर दिया है। इस पोस्टर में जहां 8 जुलाई को फ्रीडम रैली की जानकारी दी गई, वहीं पर निज्जर की हत्या के लिए दूतावास अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। खालिस्तानी समर्थकों ने जो पोस्टर जारी किया है, उसके ऊपर कनाडा के ओटावा में भारतीय दूतावास के हाई कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा और टोरंटो में कॉन्सुलेट जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव का फोटो लगाया गया है। मानसून पूरे देश में आ चुका है। अगले 4 दिन यूपी, एमपी समेत 20 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से 40% ज्यादा बरसात हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 43% कम हुई है। मध्य भारत में 4% कम हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 16% कम बारिश हुई है। उधर बिहार में नेपाल से आने वाले पानी के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में झमाझम बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर दौरा रद्द हो गया। पीएम 7 जुलाई को यहां आने वाले थे। देश के दक्षिण राज्य में अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना है। केरल में 4 से 5 जुलाई से ज्यादा बारिश होगी। वहीं कर्नाटक में 4 जुलाई को तेज बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट है। गुजरात में 6 से 7 जुलाई को बारिश होगी। 4 जुलाई को मेघालय में भारी बारिश होगी। ओडिशा में 5 से 7 जुलाई के बीच काफी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भी अगले 5 दिन बारिश होगी। उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 4 से 5 जुलाई को तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में 5 से 6 जुलाई को बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को विदिशा, राजगढ़ और आगरा, मलवा में अति बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, देवास, शाजापुर, अशोकनगर और शिवापुरी में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 जुलाई के बाद 3 सिस्टम एक्टिव होंगे, जिनका असर प्रदेश में भी दिखेगा। इससे पहले भी लोकल सिस्टम एक्टिव होने से तेज बारिश होगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एस.एच. पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन एक्टिव हो गया है। वहीं गुजरात और नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर भी सिस्टम एक्टिव है। इसके चलते प्रदेश में बारिश होगी। नमी में चलते लोकल सिस्टम भी एक्टिव होंगे। बिहार में बारिश और नेपाल से आ रहे पानी के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती में उफान तो है ही, लेकिन अभी खतरे के निशाने से नीचे है। 1-2 दिन लगातार बारिश हुई तो ये खतरा निशाने तक पहुंच जाएगा। वैसे भी मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अगले 1-2 दिन भारी बारिश की संभावना है। जशपुर, सरगुजा, कोराबा, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में मंगलवार से भारी बारिश शुरू हो सकती है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भी ज्यादा जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल में कल से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते 1 सप्ताह के दौरान मानसून कमजोर पड़ सकता है। इससे 27 जून से 3 जुलाई तक नॉर्मल से 32% कम बारिश हुई है। शिमला, सिरमौर और सोलन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कम बरसात हुई है। लाहौर, स्पीति, हमीरपुर और ऊना में 7 दिनों के दौरान नाममात्र बरसात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश की पुट्टुपर्ती में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इससे सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने बनवाया है। प्रशांति निलयम सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। यह बिल्डिंग लगभग 56,500 वर्ग फुट में बनाई गई है। इसमें 2 सभागार हैं। दोनों में ही 1-1 हजार लोगों में बैठने की क्षमता है।
कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम देश विदेश से शामिल लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साईं की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं इसे कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस सेंटर में आध्यात्मिक की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें संस्कृति दिव्यात्म भी है और वैचारिक भव्यता भी है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होते हैं। मोदी ने कहा, श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिला है। इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें संस्कृति विद्यता भी है और वैचारिकता भव्यता भी है। पीएम बोले, आज भारत की कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 साल के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे कर्तव्य के आध्यात्मिक मूलों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी है। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें 40% अकेले भारत में हो रहा है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख विद्यार्थियों को श्री अन्न से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इससे पहले इस तरह के नाम से दूसरे राज्य को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत में समर्थक को बढ़ाएं और भारत की पहचान को मजबूत कर देंगे। सत्य साईं बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टपथीर गांव में 23 नवंबर 1926 को हुआ था। बाबा को प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शिरडी के साईं बाबा का अवतार माना जाता है। वे अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। 8 साल की उम्र में बाबा ने भजनों की रचना करनी शुरू कर दी थी। 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने भारत में 3 मंदिर स्थापित किए थे। इसमें मुंबई में धर्म क्षेत्र, हैदराबाद में शिवम और चेन्नई में सुंदरम शामिल है। इसके अलावा दुनिया भर के 114 देश में सत्य साईं केंद्र बनाए गए हैं। देश में 5 राज्य में होने वाले विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार संगठन में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिमंडल सहयोगों के साथ 5 घंटे लंबी बैठक की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने का फैसला पार्टी ने लिया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। पीएम ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि जनता की सेवा का संकल्प हो तो उसे पूरा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि यह संगठन और सरकार में शामिल कुछ लोगों के लिए संकेत है कि उन्हें पद पर रहते हुए जनहित के क्या क्या काम हैं। बैठक के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में कई समर्थक मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा 6 राज्य की प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के नए भाजपा अध्यक्ष के नामों का ऐलान पार्टी कभी भी कर सकती है। मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा को बदलने की तैयारी है। कर्नाटक में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करदलाजे को जिम्मेदारी मिल सकती है। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं। पंजाब, झारखंड, गुजरात में भी नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को केंद्र भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ लाने पर बात हुई है। प्रदेश अध्यक्षों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने का फैसला पार्टी ने ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि 6 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी कर चुकी है। पुराने अध्यक्षों के लिए नई जिम्मेदारी तय की जा रही है। उन्हें संगठन दूसरी क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे कामोबेश रूप में अंतिम रूप में दिया गया है।
माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में यह तय किया गया कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा कब की जाएगी। मीटिंग में पिछले 4 साल के दौरान विभिन्न मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। आम चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से बचे हुए कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज को लेकर पीएम ने खुशी जाहिर की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा को मिलने वाली सफलता पर पीएम ने कहा कि उसके पीछे असली वजह यह है कि लोग दशकों से जिस उपेक्षा के शिकार थे और होते आए हैं, उसे भाजपा ने दूर किया। आगे भी यही करना है। पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विन शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप सरकार ने 23 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। आपने याचिका में कहा था केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई को उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिली थी। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का स्थापना किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं, जबकि दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव भी इसके सदस्य हैं। 2 जुलाई को सीएम ऑफिस ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की आलोचना की। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि नौकरशाह दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसलों को पलट रही है। नियमों के मुताबिक एनसीसीएसए अपने फैसले बहुमत के आधार पर लेगा। इस प्राधिकरण में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 शख्स मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव हैं, जिससे उन्हें सीएम के सभी फैसले पलटने की शक्ति मिल गई है। हालांकि उपराज्यपाल सचिव ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से एक दिन पहले गुरुवार को आपने अध्यादेश की कॉपियां जलाकर विरोध अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। पहले खबरें थी कि केजरीवाल 3 जुलाई को दिल्ली में पार्टी ऑफिसर के बाहर अध्यादेश की कॉपियां जलाकर अभियान शुरू करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को देश के सभी विधानसभाओं में अध्यादेश की कॉपी जलाकर विरोध किया जाएगा। फिर 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के चौराहे और मोहल्ले में आप नेता अध्यादेश जलाकर विरोध जताएंगे। हालांकि देर शाम जानकारी आई कि केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडर 3 जुलाई को इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विस यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच ने सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय लगी थी। जजों की राय में मतभेद के बाद यह मामला 3 मेंबर वाले बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले दिन ही 12 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी। एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रही है, यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में एलजी ने फाइल पास कर दी। कोर्ट के फैसले के 9 दिन बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टी के नेता में मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, बीआरएस और सीपीआई और द्रविड़ कड़गम जैसी पार्टियों ने संसद में अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति जताई है। केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था। जब सांसद या विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों को आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें सांसद, विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर सांसद या राज्यपाल विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधायक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार-बार भी जारी कर सकता है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी आने वाले समय में शरद पवार जैसा खेला हो सकता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार को झटका लगा है और अजीत पवार बगावत करते हुए कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल अब अन्य राज्य में पहुंचने लगा है और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी आने वाले समय में शरद पवार जैसा खेला हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, शरद पवार अपनी बेटी को राजनीति में लाना चाहते थे। इस कारण पार्टी के पुराने दिग्गज नेता और अजीत पवार नाराज थे और एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस तरह पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाना चाहती हैं। इस वजह से टीएमसी के सभी दिग्गज नेता उन्हें अपने हाथों से पार्टी को खड़ा किया है, वो नाराज है। इस पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगी और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति की चीजें पश्चिम बंगाल में भी होगी। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उठापटक हुआ और अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार ने इस कदम से शरद पवार और विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। अजीत पवार ने दावा किया है कि एनसीपी के सभी विधायक उनके साथ हैं और उन्होंने एक पार्टी के रूप में सरकार को समर्थन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर दावा करते हुए कहा कि आगे भी एनसीपी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 53 में से 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम सोमवार को चंद घंटों में 3 बार बदला गया और अब इसका नाम मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम किया गया है। दिल्ली मेट्रो में सोमवार को एक अजीब मामला देखने को मिला, जब कुछ ही घंटों के अंदर एक मेट्रो स्टेशन का नाम 3 बार बदला गया। अब दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम किया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 2 बार नाम बदलने को लेकर जानकारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोमवार को सबसे पहले ट्वीट कर बताया कि हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर किया जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही दोबारा डीएमआरसी ने बताया कि हुड्डा सिटी सेंटर का नाम मिलियन सिटी सेंटर किया जाएगा। रात होते होते मेट्रो स्टेशन का नाम एक बार फिर बदल गया और डीएमआरसी ने बताया कि अब हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम मिलियन सिटी सेंटर गुरुग्राम किया जाएगा।
बता दें कि हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहद व्यस्त सूचना, प्रौद्योगिक एवं वाणिज्य केंद्र है और जिससे मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस है और इस वजह से यह मेट्रो स्टेशन सबसे बिजी स्टेशन में से एक है। डीएमआरसी ने सोमवार रात ट्वीट कर बताया, हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में हमारे पहले के ट्वीट के संदर्भ यह सूचित किया जाता है कि स्टेशन का पूरा नाम मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी अधिकारियां दस्तावेज, संकेतक बोर्ड और घोषणाओं आदि का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का फैसला किस आधार पर लिया गया। बता दें कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन 39 किलोमीटर लंबी येलो लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। इस लाइन का दूसरा छोर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो के कई यात्री जानना चाहते हैं कि स्टेशन का नाम बदलने के पीछे क्या तर्क है। दिल्ली में अपने ऑफिस आने वाले मेट्रो ने सफर करने वाले गुरुग्राम के एक निवासी ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि स्टेशन का नाम बदलने का क्या जरूरत है। गुड़गांव का नाम बदलकर जब गुरुग्राम किया गया था तो लगा था कि शायद स्थानीय प्रशासन चाहता है कि गुरुग्राम नाम और अधिक मशहूर हो जाए, लेकिन मेट्रो स्टेशन के पुराने नाम को बदलना जरूरी नहीं था। मैं दिल्ली में काम करता हूं और मेट्रो में काफी सफर करता हूं। मैं हुड्डा सिटी सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके मेट्रो से दफ्तर जाता हूं। दिल्ली में रहने वाले गुरुग्राम की एक और निवासी ने पूछा कि नाम बदलने का क्या जरूरत था। उन्होंने कहा कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है जिसके साथ जुड़े एक परिसर में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालय है। उन्होंने कहा, साइन बोर्ड और दस्तावेजों पर नाम बदलने की लागत को कल्पना करें। इसके अलावा मेट्रो परिसर में की जाने वाली घोषणाएं भी बदली जानी होगी। एक और यात्री ने कहा, हुड्डा सिटी सेंटर कोई विवादास्पद नाम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात ने अधिकारियों को इसका नाम बदलने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।